मैं गारंटी दे रहा हूँ कहीं भी मार्क्स छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ 100% क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर जो मैंने नोट्स दिया ऐसे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों आज तुम लोगों के लिए मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दोस्तों मैं लेके आया हूं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से सारा टॉपिक्स को बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों एनसीईआरटी का सारा टॉपिक्स को दोस्तों समझेंगे, और बेस्ट नोट्स में देने की कोशिश किया हूं, जैसे कि मैं प्रीवियसली हर चैप्टर्स में देते आ रहा हूं। तो इसमें भी दोस्तों मैं बेस्ट नोट्स तुम लोगों को देने की कोशिश किया हूं। और दोस्तों इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा कि तुम कंटिन्यूअसली देखते बनना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तुम्हारे सोशल लाइफ और तुम्हारे डे टू डे लाइफ और इन्वायरमेंट में जो चल रहा है उससे एकदम पूरा कनेक्टेड ये चैप्टर है। और तो और एक चीज याद रखना कि हर एक चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कुछ न्यू टर्म्स को देखते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स जरूरी रहता है, क्योंकि बिना तुम उसके जाने अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी टॉपिक्स है उसको समझने के लिए तुम कुछ ना कुछ जो मेन की पॉइंट्स रहते हैं, की वर्ड्स रहते हैं, उसको समझ लो, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये चीज गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर तुम्हारे एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जितना भी मैं तुम्हें नोट्स एज ए नोट्स तुमको दे रहा हूँ हर चैप्टर का, तो ये बेस्ट नोट्स है तुम लोगों के लिए, एकदम एनसीईआरटी को कवर करते हुए। तुमको एनसीईआरटी एकदम चुटकी बजा के तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, गारंटी देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले याद रखना कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में पढ़ा के रखा है दोस्तों, तुम जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और साइंस में भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी लाइट चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस एंड फिर एसिड बेसिस एंड साल्ट लाइफ प्रोसेसेस, सारा चीज दोस्तों मैंने पढ़ा के रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके तुरंत चेकआउट करना और साहिल भाई को सपोर्ट दिखाना। चलो चलते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो चैप्टर है तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय हम लोग अर्थव्यवस्था देखने वाले हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है इसमें कौन कौन सा सेक्टर्स का योगदान है जो कि भारत के इकोनॉमी को, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम चलते बनते हैं। तुम लोगों को ये सारा जो कीवर्ड्स दोस्तों मैंने लिखा है एकदम तुमको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि ये कीवर्ड्स अगर याद रहेगा दोस्तों तो तुमको गारंटी दे रहा हूँ इस चैप्टर में कहीं भी तुम मिस आउट नहीं करोगे, हर चीज समझ में आने वाला है तुमको चुटकी बजा के, ठीक है। देखो हमारा सबसे पहला कीवर्ड है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है भाई? जीडीपी का फुल फॉर्म तुम याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड अभी सारा चीज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जब टॉपिक आएगा तो वहां पे समझने वाले हैं, ठीक है। अभी तुम जीडीपी का मतलब जान के रखो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि नेशनल सैंपल सर्वे किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्या चीज का सर्वे किया जाता है वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर्स देखो, प्राइमरी देखो यहाँ पे चैप्टर का तुम्हारा नाम है ना सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो तुम्हारा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? सबसे पहली बात ये, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहला हो गया तो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद कलेक्टिंग और मेकिंग अवेलेबल मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर। समझने की कोशिश करना भाई, यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो भी चीज अवेलेबल ऑलरेडी कराया गया है नेचर के द्वारा, उसका उपयोग करते हुए हम लोग अगर किसी चीज को करते हैं तो उसको कहेंगे तुम्हारा, उस एक्टिविटीज को कहेंगे तुमको प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटीज। देखो एग्जांपल में तुम्हारा एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ईटीसी एक्सेट्रा में तुमको बहुत सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर आता है, फिर टर्शियरी सेक्टर आता है, ठीक है। तो हर चीज अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो सेकेंडरी सेक्टर क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म डिफिनेशन है ये सारा, ठीक है, याद रखना, शॉर्ट टर्म डिफिनेशन है ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिफिनेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर तुम्हारा क्या था? सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू कमोडिटीज मोर डायरेक्टली यूजफुल टू द मैन। देखो समझने की कोशिश करना, कह रहा है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज के जो भी मटेरियल्स हैं उनको जब कन्वर्ट किया जाता है कमोडिटीज में, ठीक है, उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग कहेंगे उस सारे सेक्टर्स में जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है तुम्हारा मेन से, ठीक है, और यूजफुल है तुम्हारा मेन से, मतलब मनुष्य के लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो उसको कहेंगे फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर। समझ आया? इस तरह की एक्टिविटीज को कहेंगे तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर। अब तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर भाई क्या है? हर चीज के बारे में दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं अभी, बस कंटिन्यू देखते चलना, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर दोस्तों क्या है? टर्शियरी सेक्टर है कि एक्टिविटीज विच क्रिएट सर्विसेज रेदर देन गुड। देखो टर्शियरी सेक्टर का मतलब क्या है कि वैसा एक्टिविटीज जो कि बहुत सारा सर्विसेज को, सुविधाएं को क्रिएट करता है रेदर देन गुड से, ठीक है, सामान से, रेदर देन सामान से। समझ में आया कि नहीं? देखो अब तुम्हारा आ गया डिसग्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्रीज अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं? व्हेन मोर पीपल वर्क ऑन अ जॉब देन रिक्वायर्ड, ठीक है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर तुम्हारा अब आ गया, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ गया, पब्लिक सेक्टर आ गया, फिर तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर आ गया, ठीक है।
सेक्टर्स वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल आर एश्योर्ड टू वर्क। ऐसा सेक्टर, ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट तुम्हारा जो टर्म है, ठीक है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे, और पब्लिक का जो और पीपल का क्या है, वर्क एकदम एश्योर्ड है उस सेक्टर में, तो उसको कहेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं, जिसमें कि सेक्टर्स वेयर वर्कर्स आर एश्योर्ड नो परमानेंट वर्क एंड देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तुमको कोई जॉब का सिक्योरिटी नहीं रहेगा, और तुम्हारा सेक्टर्स जो है उसमें कोई एश्योरिटी नहीं है जॉब का, ठीक है, ना एश्योरिटी है वर्क का, काम का, कि तुमको भाई हाँ इतना दिन एश्योर होकर कार्य करना ही होगा, और ना ही तुम्हारा जॉब का, नौकरी का सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी भी नहीं है कि तुमको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट कीवर्ड क्या है कि पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या है भाई, पब्लिक सेक्टर है सेक्टर फॉर विच द स्टेट और इट्स एजेंसी अंडरटेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझने का कोशिश करना यहाँ पे क्या कह रहा है पब्लिक सेक्टर के मामले में, कि पब्लिक सेक्टर इज ए टाइप ऑफ सेक्टर जिसमें कि स्टेट और उसका एजेंसी, इट्स एजेंसी अंडरटेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो स्टेट्स और उसके एजेंसीज के हाथों में होते हैं, एंड कंट्रोल्स भी उनके हाथों में होते हैं, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी मात्रा में हो रहा है, क्वांटिटी क्वालिटी जो भी चीज देखा जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन का किसी भी आइटम का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ये सारा जो अथॉरिटी है तुम्हारा एजेंसीज के अंदर और स्टेट्स के अंदर रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पब्लिक सेक्टर को कहेंगे। प्राइवेट सेक्टर को कहेंगे ए सेक्टर विच इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड बाय इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फिल्म्स। समझने कोशिश करना भाई, यहाँ पे प्राइवेट फिल्म्स का मतलब ये है कि जो मतलब प्राइवेट कंपनियां हैं, देखो याद रखने के लिए बस ऐसे ही याद रखो कि पब्लिक सेक्टर को तुम कह सकते हो सरकारी सेक्टर, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया गया है। ठीक है, द सेक्टर विच इज ऑन बाय गवर्नमेंट, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और द एंड द कंट्रोल्स इज अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी कंट्रोल्स रहता है वो गवर्नमेंट के अंदर रहता है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में ये अपोजिट है। कैसे अपोजिट है भाई, तो देखो इसमें जो सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स इनमें आते हैं, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज आते हैं वो ऑन किए जाते हैं इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, वो सब इंडस्ट्रीज ऑन किए जाते हैं, तो उनको कहा जाएगा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, बहुत अच्छे से तुम लोग जान ही गए हो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्या है, तुम लोग खुद देख रहे हो अपने डे टू डे अराउंड एनवायरमेंट में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स था हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए, वो सारा आखिर है क्या। ठीक है, देयर आर मैनी एक्टिविटीज, कह रहा है पहला पॉइंट में कि देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। समझने की कोशिश करना, कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप वगैरह किए जाते हैं जिसमें कि जो डायरेक्टली यूज किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, जो नेचर के द्वारा या नेचर में पाया जाता है, ठीक है, तो उस रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज में, समझ में आ गया होगा इस पॉइंट से। अब देखो एग्जांपल जान लो कि भाई कैसे हो रहा है। देखो जैसे तुम्हारा कल्टीवेशन ऑफ कॉटन हो गया, इट टेक्स प्लेस विद इन क्रॉप सीजन। समझ में आ रहा है कैसे तुमको पहला पॉइंट रिलेट किए, पहला पॉइंट इसलिए रिलेट किए बाय एग्जांपल, याद करो जब हम लोग क्रॉप का सीजन आता है, ठीक है, जब क्रॉप अच्छे तरीके से मतलब कल्टीवेट होने योग्य हो जाते हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ हम लोग कॉटन करते हैं, कॉटन को उपजाते हैं, कॉटन का हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो ये सारा क्या है, एक सीजन पे आता है। तो सीजन किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सारा जो है हमारा एक्टिविटीज वो डायरेक्टली यूज किया जाता है या यूजिंग बाय नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा कह रहा है थर्ड पॉइंट में दोस्तों कि व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। समझने की कोशिश करना भाई, जब हम लोग कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटिंग का टर्म यहाँ यूज किया गया, इसका मतलब ये है कि खपत करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हुए और उनका एक्सप्लॉइटिंग करते हुए जो भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो एक प्राइमरी सेक्टर का तुम्हारा पार्ट है। समझ में आ गया ना। अब देखो क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज, क्यों पार्ट है, आपको पूछ देगा भाई कि क्यों पार्ट है भैया बताइए हमको। तो दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। क्योंकि देखो जो भी ये हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या कहता है सब्सिक्वेंटली हम लोग मेक करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वेयर गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस कॉल इज ऑल्सो नोन एज मतलब एग्रीकल्चर। देखो फिफ्थ पॉइंट से तुम क्या कह रहा है कि हम लोग जो भी मतलब मोस्ट ऑफ द नेचुरल जो भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हम लोग गेट करते हैं जो एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से, जो कि तुम एग्रीकल्चर भी इसको कहते हो, जिस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर तुम कहते हो, ठीक है, या रिलेटेड सेक्टर कह सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के सेक्टर को तुम एग्रीकल्चर सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हो, क्योंकि हम लोग अधिकतर नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से पाते हैं, तो तुम्हारा एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री वगैरह से ही। ठीक है, अब दोस्तों तुम्हारा आ गया सिक्स पॉइंट। सिक्स नंबर पॉइंट क्या कह रहा था, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर देख लिए, सेकेंडरी सेक्टर कह रहा है कि कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे
of manufacturing that we associate with industrial activities. It is next step after the primary. देखो सेकेंडरी स्टेप तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर के जो भी मतलब कार्यकलाप होते हैं उनके बाद का ये सेकंड स्टेप होता है तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें कि वो सारे एक्टिविटीज किए जाते हैं, जिसमें कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होता है अदर फॉर्म्स में। ठीक है, हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग पाते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से, उसको हम लोग चेंज करते हैं, तुमको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग उसको चेंज करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का एक कार्य होता है। और हमारा इस सेकंड स्टेप है तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, तो भाई याद रखना, सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री दैट केम अप। समझने की कोशिश करो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे यही कह रहा है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे देख रहे हैं हम लोग कि जो तुम्हारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो सेटअप हो रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, जिसको भी कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर तुम कह सकते हो। क्योंकि देखो सेकेंडरी सेक्टर के वजह से धीरे धीरे देख रहे हैं कि बहुत सारा, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री दैट केम अप सामने आ रही है और अपना योगदान देने का कोशिश कर रही है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इसलिए तुम इसको एज ए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल अंडर टर्शियरी सेक्टर। देखो हालांकि हम लोग सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर देखिए, तो एक तीसरे प्रकार का और सेक्टर होता है जिसको कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है भाई, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द एबव टू। टर्शियरी सेक्टर जो तुम्हारा है वो डिफरेंट है, अलग है तुम्हारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से। कैसे अलग है, दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। देखो टर्शियरी सेक्टर क्या है, ये एक टाइप का तुम्हारा एक्टिविटीज है जो कि डेवलपमेंट, जो कि विकास करता है बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर, दोनों का, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर दोनों का ये मतलब हेल्प करता है डेवलपमेंट में। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर जैसे हमारा हो गया 9 पॉइंट कह रहा है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर। सही बात है, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, संचार का माध्यम, बैंकिंग का सिस्टम, ट्रेड का तुम्हारा यहाँ पर जो तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, ये जो सारा एग्जांपल है तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर का, बहुत अच्छे तरीके से हाल फिलहाल में बहुत ही बड़े पैमाने में उभरा है टर्शियरी सेक्टर तुम्हारा। सिंस दिस एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड, तो गुड्स के अलावा भी ये सारा एक्टिविटीज को जनरेट कर रहा है, सारी सुविधाओं को ये जनरेट कर रहा है, तो इसलिए इस सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। याद रखना, टर्शियरी सेक्टर को इसलिए हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है भाई, एकदम तुमको याद रहना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को भी कर सकते हैं और तुमको टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कर सकते हैं, इसमें तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, पीरियडिक टेस्ट में तुमको आ जाएगा, एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएगा, तुमको मतलब घुमा के क्वेश्चन की सर्विस सेक्टर ऐसा है, तो तुमको घबराना नहीं है, वहां पे तुमको टर्शियरी सेक्टर के बारे में ही लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब हम लोग जो थ्री सेक्टर्स के बारे में पढ़े, जो भी ऑलरेडी दोस्तों हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जो भी सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर, तो ये जो तीनों तुम्हारा सेक्टर है इसको तुम कंपेयर करोगे। ठीक है, हाउ टू कंपेयर समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो जब तीनों सेक्टर्स को तुम कंपेयर करोगे तो उस तीनों सेक्टर में तुम क्या पाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज यही रहता है कि तुम उस तीनों सेक्टर में क्या पाओगे, क्या तुमको समझ में आएगा, क्या तुमको समझ में नहीं आएगा, तो उसके बारे में अभी तक हमको जानना है। ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर से क्या ग्रोथ हो रहा है इंडियन डेवलपमेंट में, और सेकेंडरी सेक्टर से क्या डेवलपमेंट हो रहा है इंडियन डेवलपमेंट में, और टर्शियरी से क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और कौन सा सेक्टर तुम्हारा जल्दी बाजी में ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, कौन सा सेक्टर तुम्हारा जल्दी से एकदम ग्रोथ हो जा रहा है, समझने की कोशिश करना बहुत ही इजी है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको क्लियर करते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझने की कोशिश करना, कह रहा है यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज किए जाते हैं प्राइमरी सेक्टर्स का, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो, चाहे तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर का हो, चाहे तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर का हो, तो ये तीनों सेक्टर्स में जो भी तुम्हारा वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, तो उसमें जो है ना, जो तुम लार्ज अमाउंट में मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जाता है। समझने की कोशिश करना, लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे सामान का और सुविधाओं का मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। समझ में आया इस तीनों सेक्टर में, पहले ये चीज जान लिए। अब जानेंगे एक एक करके कि क्या सब डिफरेंसेस है, कैसे कंपेयर करेंगे तीनों सेक्टर को। ठीक है, अब कह रहा है तुम्हारा सेकंड पॉइंट, आल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज। समझने का फिर से कोशिश करना भाई, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो तीनों सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर जो ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मतलब वर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तीनों सेक्टर्स में मिलकर के अपना कार्यकलाप करते हैं और अपना मतलब वर्क करते हैं, और फिर उसके बाद उससे वर्क से जो उसका बेनिफिट, जो उसका आउटकम्स हम लोगों को मिलता है, वो एज ए तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में तुमको मिलता है। समझ में आया कि नहीं, मतलब उन्हीं लोगों के वर्किंग के वजह से, जो तीनों सेक्टर्स में लोग वर्क कर रहे हैं, उनकी वजह से हमें बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को देखने को मिलता है। समझ में आ गया, यहां तक सारा चीज क्लियर है। अब देखो तुम्हारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बाबू, थर्ड पॉइंट कह रहा है देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, नॉट एवरी गुड that is produced and sold also need to be counted। मतलब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को ही तुम गिनती नहीं करोगे, तुम्हारा जो मतलब सेल हुआ है, सोल्ड कितना बिका है वो गुड्स, ठीक है,
तो उसका भी काउंटिंग करना तुमको जरूरत है, ठीक है, वो भी काउंटेड किया जाएगा। इट मेक्स सेंस ओनली टू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू तभी जब तुम कैलकुलेट कर पाओगे, जब तुम ये तभी कोई सेंस बना पाएगा जब उसका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तुम्हारा फाइनलाइज होगा बहुत अच्छे तरीके से। समझ आएगा नहीं? जब दोनों चीज का वो सेंसेस बना रहा है, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो तुम्हारा सोल्ड है और प्रोडक्शन है, दोनों का सेंसेस बना रहा है, तो फिर ये तुम्हारा तीनों सेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है फॉर इंस्टेंस ए फार्मर हु सेल्स व्हीट टू ए फ्लोर मिल ₹8 पर केजी। समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे कह रहा है एक फार्मर है जो कि अपने व्हीट को, ठीक है, गेहूं को बेच दे रहा है ताकि फ्लोर मिल में, ठीक है, जहां पे फ्लोर मिल किसको कहते हैं, जहां पे तुम्हारा गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा मतलब फार्मर है वो फ्लोर मिल में जाके गेहूं को बेच दे रहा है ₹8 पर केजी के हिसाब से। तो आप देखो यहाँ पे द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू ए बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 पर केजी। समझने की कोशिश करना भाई, कैसे प्रोसेस चल रहा है। एक फार्मर ने जो अपना मतलब खेती किया, जो अपना व्हीट को उपजाया, ठीक है, और उसको व्हीट को उपजाने के बाद उस बंदे ने, उस किसान ने जाके फ्लोर मिल को, जहां पे तुम्हारा आटा का प्रोडक्शन किया जाता है, जहां पे व्हीट को कन्वर्ट किया जाता है तुमको आटा में, ठीक है, तो वो जो तुम्हारा मिल ग्राइंडर्स था, तो वो जो मिल का जो मतलब ऑनर था, उसने क्या किया, उस सारे व्हीट को तुमने ग्राइंड करके बेच दिया फिर से बिस्किट वाले कंपनी को, वो भी ₹10 पर केजी में। तो बेनिफिट हुआ कि नहीं? ₹2 का उसको मुनाफा हो रहा है, क्योंकि उसने भी तो मेहनत किया था, उसको व्हीट से कन्वर्ट किया था तुम्हारा फ्लोर में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हमारा सारा प्रोसेस चलते रहता है। और 6 नंबर तुम्हारा पॉइंट कह रहा है बाबू कि इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और जो तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो यूज किए जाते हैं प्रोड्यूसिंग करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। समझ में आ रहा है ना? अब कह रहा था वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स, ठीक है, मतलब जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होगा वो फाइनल गुड्स को बनाने में भी उपयोग करेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। कह रहा है जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है एंड सर्विसेज है वो डिपेंड करता है, वो जो प्रोड्यूस होता है इस सेक्टर, जो भी सेक्टर्स में, हर सेक्टर में जो तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज, हर एक सेक्टर में तुम्हारा सेकेंडरी, टर्शियरी और तुम्हारा प्राइमरी, तीनों सेक्टर में ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर, ठीक है, प्रोवाइड करता है वो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, उस साल का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब चलो चलते हैं, हमारा जो 8 नंबर पॉइंट कह रहा है द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स द कॉल जीडीपी। समझने का बाबू कोशिश करना, तुमको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा जीडीपी। जीडीपी क्या कहते हैं? एक्सप्लेन जीडीपी बाबू, ठीक है, एक्सप्लेन जीडीपी आ जाएगा, जीडीपी को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म बता के रखे थे और यहाँ पे डिफिनेशन भी दे के रखे हैं कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और ये तुम्हारे कंट्री का पूरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो तुम्हारा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको किया जाता है फाइंड आउट बाय टोटलिंग द 3 sectors, means by sum of the production in the 3 sectors gives the gross domestic product। समझ में आ गया? जीडीपी को वो प्रोड्यूस करता है जब तुम तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन उसको ऐड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई कि हाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तुम्हारा इतना ऑफ ए कंट्री आया है, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट एकदम याद हो गया होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का याद रखना डिफिनेशन बाबू, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 sectors gives what is गिव्स वाट हटा देना, अगर डिफिनेशन सिर्फ लिखना होगा तो याद रखना ऐसे, द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 sectors इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब कह रहा 9 पॉइंट इट इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सेकंड पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। पहला पॉइंट तो हम लोग देख लिए उसका डिफिनेशन, दूसरा क्या कह रहा है कि वो क्या है तुम्हारा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का, फाइनल गुड्स का जो वैल्यू है और सर्विसेज का जो वैल्यू है, इट इज ए टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यही कहना चाह रहा है, जो भी वैल्यू ऑफ ऑल मतलब फाइनल गुड्स, जो मतलब अंतिम में बना, जितना भी गुड्स और सर्विसेज बना, ठीक है, हर सेक्टर्स का, वो सारा को मिला करके सारा वैल्यू जो निकलता है प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। समझने को सीखना, पार्टिकुलर ईयर हर वर्ष, ठीक है, हर साल में इसको देखा जाता है, जो भी तीनों सेक्टर्स में जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी ऑल ऑफ सम निकलता है तो उसको, उसके वैल्यूज को कहेंगे जीडीपी। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। और सही बात है, हम लोग जीडीपी करते हैं ना कि हमारे देश का जीडीपी इतना है, उसके देश का जीडीपी इतना है, ठीक है, फॉरेन कंट्री का मतलब जीडीपी हमारे देश से ज्यादा है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं हमारे तीनों सेक्टर्स के डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन, तो हमें पता चलता है कि हमारा जीडीपी किस पोजीशन पे है, किस स्टेज पे है एज कंपेरेबल टू तुम्हारे दूसरे देश से, ठीक है। तो यही चीज जीडीपी जो है तुम्हारा किसी भी देश के इकोनॉमी को दर्शाता है कि उसका देश कितना आर्थिक रूप से मजबूत है। तो क्वेश्चन तुमको यहाँ पूछेगा कि हाउ जीडीपी रिलेट्स विथ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तो तुमको इसको
एक्सप्लेन करना होगा भाई अच्छे तरीके से लिख के, जो मैंने बताया डिफिनेशन देना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है उसके बारे में, और तीनों सेक्टर्स का जो तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है उसको देते हुए एग्जांपल्स के थ्रू, देखो फार्मर का तुम्हारा यहाँ पे एग्जांपल्स था, ठीक है, तो तुमको एग्जांपल देते हुए वहां पे समझ आना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वही चीज को यहाँ पे लेकर रखा है जो तुमको डायरेक्ट एग्जाम में लिखना है, ठीक है, तो कोई घबराने कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है बाबू, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, जो हम तीनों सेक्टर्स के बारे में भी देखे। पहले क्या किए, तीनों सेक्टर्स का कंपेयरिंग किए, ठीक है, आपस में कि हाँ भाई कंपेयरिंग करके जाने और फिर समझे कि क्या चल माजरा क्या है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जो इंडिया का है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे इंडिया में क्या हाल फिलहाल में चल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है पहला पॉइंट, ओवर द 40 इयर्स बिटवीन 1971 से 72 एंड 2011 टू 12 while production in all the three sectors has increased। कहना यही चाह रहा है कि 40 बरस से मतलब ऊपर हो गए, 71 से 72 भी के टाइम, मतलब 1971 और 1972 के टाइम और 2011 से 2012 के टाइम हम लोगों ने यही चीज नोटिस किया कि ये जो प्रोडक्शन है तीनों सेक्टर्स में, ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई कि ये तीनों जो सेक्टर्स में प्रोडक्शन है इसमें जो मतलब ग्रोथ देखा गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया है प्रोडक्शन का जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, ठीक है, ड्रास्टिकली इंक्रीज, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जरूरत था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, तो प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉय का भी होना बहुत फैक्टर है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय नहीं तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम प्रोडक्शन कैसे कर पाओगे, तुम्हारे पास रिसोर्सेस होने के बाद भी तुम प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो जो एम्प्लॉयमेंट का जो तुम्हारा कमी था उसको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन का जो रेट है तुम्हारा बढ़ गया, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट का डिमांड बढ़ा, ठीक है, और लोगों ने जागरूक होकर के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, चाहे किसी भी सेक्टर्स में, ठीक है, तीनों सेक्टर्स के किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो हर सेक्टर में ये जो प्रोडक्शन है तुम्हारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इट हैज इंक्रीज द मोस्ट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। लेकिन याद रखना भाई कि इस तीनों सेक्टर्स में, अगर तुमको फिल द ब्लैंक्स में आ जाएगा भाई क्वेश्चन, टिक मारने के लिए आ जाएगा कि हम लोगों के देश में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें कि प्रोडक्शन बहुत ही तेज गति से मतलब इंक्रीज किया है, ठीक है, समझने को करना, तीनों में इंक्रीज किया है, लेकिन सबसे तेज गति से किसमें इंक्रीज किया है, तो सबसे तेज गति में क्या है, टर्सरी सेक्टर में, ठीक है, एकदम याद रखना है बाबू, टर्सरी सेक्टर में तुम्हारा इंक्रीज हुआ है, टर्सियरी सेक्टर में, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट बाबू क्या कह रहा है तुम्हारा, एज ए रिजल्ट इन द ईयर 2011 टू 12, 2011 और 2012 के बीच में द टर्सरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हैज इमर्ज्ड एज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। समझने की कोशिश करना भाई, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन ध्यान देना कि कहना ये चाह रहा है कि टर्सरी सेक्टर क्या कह रहा है ना तुम्हारा कि भाई टर्सरी सेक्टर जो है ये बहुत ही बड़े पैमाने से उभरा है, ठीक है, इमर्ज्ड उभर के आया है 2011 और 2012 के मतलब ईस्वी के टाइम जो सेंसस हुआ उसके माध्यम से हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो टर्सरी सेक्टर है तुम्हारा ये बहुत ही ज्यादा एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया, ठीक है। यहाँ पे तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि टर्सरी सेक्टर बिकम्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ठीक है, तो एकदम ये सब चीज तुमको याद रखना है भाई कि कहाँ क्या लिखना है, ठीक है, कि तुम्हारा एकदम याद रखना है तुमको कि तुम्हारा जो टर्सरी सेक्टर है ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पे उभरा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स के रूप में, वो भी क्या किया, रिप्लेस कर दिया प्राइमरी सेक्टर को। इंडिया में टर्सरी सेक्टर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बना, वो भी प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए, ठीक है, वही चीज लिखा है, सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट बाबू क्या कह रहा है तुमको, देयर कुड बी सेवरल रीजंस। अब तुम पूछोगे भाई, क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड कि कैसे टर्सरी सेक्टर एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर में उभरा, तुमको समझाने का कोशिश करना है कि वहां पे, हाँ वहां पे ऐसे स्टेटमेंट लिख देगा कि टर्सरी सेक्टर्स इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स इन इंडिया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, या फिर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो तुम वहां पे क्या करोगे, वहां पे तुमको लिखना पड़ेगा भाई कि हाँ 2011-12 के टाइम ये सच में जब सेंसस हुआ तो पता चला कि तुम्हारा टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स के रूप में उभरा है प्राइमरी सेक्टर्स को रिप्लेस करते हुए, लेकिन कैसे उभरा है, तो कैसे उभरा है उसका रीजन यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है भाई कि देयर कुड बी सेवरल रीजंस व्हाई टर्सरी सेक्टर बिकम सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया, मतलब कैसे टर्सरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे उभरा है, कैसे राइजिंग हुआ है। तो तुम दोनों में इसी चारों पॉइंट को लिखोगे जो थर्ड पॉइंट में मैंने दे के रखा है, 1 2 3 4, ठीक है, अभी बताते हैं तुमको, एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि क्या सब पॉइंट लिखे हुआ है, ठीक है। देखो भाई तुम्हारा पहला पॉइंट अब कह रहा है कि फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज etc आर रिक्वायर्ड। सही बात है यार, पहला पॉइंट तुम्हें यही लिखना है कि एकदम बाउंड्री बनाते हुए कि हाँ हमारे देश में कुछ सेवरल सर्विसेज हैं
जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है। मतलब कुछ कुछ सुविधाएं हैं जो कि उनके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा अस्पताल हो गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बिना तुम्हारा जिंदगी कट जाएगा क्या भाई? नहीं ना कटेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, जो भी मतलब शैक्षिक संस्थान है, ठीक है, जो शिक्षा को मतलब देते हैं बच्चों के बीच, मतलब वितरण करते हैं शिक्षा को, तो वो सब तुम्हारा क्या है, ये जो सर्विसेज हैं। और फिर पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ सर्विसेज हो गया, तो ये सारा जो ईटीसी एक्सेट्राज में बहुत सारे सर्विसेज और आते हैं जो कि तुम जान गए होगे, रिलेट कर लोगे कि कौन कौन से सर्विसेज आ रहे हैं। तो उन सारे सर्विसेज का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए बेसिक सर्विसेज। तो इस सारे सर्विसेज को तुमको डे टू डे लाइफ में उपयोग करना रहता है, कभी भी इसका रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो इस वजह से दिस आर कंसिडर्ड टू बी ए बेसिक सर्विसेज। सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस कि व्हाट इज बेसिक सर्विसेज एंड व्हाई टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट और बिकमिंग अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ठीक है। तो कुछ भी पूछ रहा है भाई तुमको लिखना है, ठीक है, यही 4 पॉइंट। तो इस वजह से तुम्हारा इसको बेसिक सेक्टर्स के, बेसिक सर्विसेज के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये सारा जो भी है, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टेलीग्राफ सर्विसेज, ये सारा तुम्हारा बेसिक सर्विसेज है, ठीक है बाबू। अब कह रहा है इन ए डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। कहना ये चाहता है कि जो तुम्हारा कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में तो हर चीज डेवलप्ड है ही भाई, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 99.8% या 99.1% तो डेवलप्ड है ही हर चीज। कहीं ना कहीं हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो वहां 100% मैं नहीं कह रहा हूं कि सब चीज डेवलप्ड होगा। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलपिंग के फेज पे चल रहा है, मतलब जो डेवलप्ड होने के रास्ते पे चल रहा है, जस्ट लाइक आवर इंडियन कंट्री, जो हमारा देश है, हमारा देश क्या है, हमारा देश वास्ट कंट्री के साथ साथ एक तुम्हारा डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका विजन है कि 2047, ठीक है, 2047 तक वो चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप्ड कंट्री बन जाए। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं है, हम लोग तो हैं ही, देखते बनेंगे, देखेंगे जरूर कि क्या होता है 2047 तक हमारा देश मतलब 95% भी डेवलप होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि इन ए डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे जो सरकारें हैं, सरकारों को अभी बताएं तुमको एग्जांपल कि हमारा जैसे देश है, ठीक है, तो वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया, अपना कर्तव्य लिया है कि कैसे इन सर्विसेज को बढ़ा करके हमारे देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में बढ़ाया जाए, ठीक है। मतलब डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में कैसे प्रमोट किया जाए। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के गवर्नमेंट को लिया जाना चाहिए, ताकि उनके देश का अच्छे तरीके से उस सेक्टर्स का भी, जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो सके और देश का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है तुम्हारा पॉइंट, सेकंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक वाइज एज वी ऑलरेडी सीन। देखो सेकंड में तुमको क्या लिखना है भाई, कि जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी में तुम्हारा जो एग्रीकल्चर प्रोसेस में जो इतना सारा टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, समझ में आ रहा है ना, और इंडस्ट्री सेक्टर में, ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, जो भी सुविधा, जो भी मतलब सुविधाएं हैं, ठीक है, लाइक तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का सुविधाएं हो गया, यातायात का, ट्रेड का तुम्हारा जो सुविधाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो हो रहा है सिस्टम, और स्टोरेज, जो भी स्टोर करके रखना रहता है, वो ये सारा जो है, इसका डेवलपमेंट भी फिर ये करता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स, जब इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का तुम्हारा यहाँ पे लिख देना भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर तुम लिख सकते हो, ठीक है, कोई इसमें मतलब दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तुम आराम से लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर्स लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं, यातायात के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड के, स्टोरेज के और बहुत सारे चीज के, उनके डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन सारे सर्विसेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब कह रहा है भाई तुम्हारा कि थर्ड पॉइंट में कि एज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल। देखो जैसे ही तुम्हारा इनकम लेवल, ये तो रियलिटी है ना, द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी इज दैट कि इफ एनी richer sections are there in the society, they always want to enjoy their life in fully freedom. Likewise देखो इसी वजह से जो भी जो रिचेस्ट पर्सन है सोसाइटी के, जिनका इनकम लेवल हाई हो गया है, ठीक है, तो वो स्टार्ट करने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं बहुत सारे चीज का, बहुत सारी सुख सुविधाएं का, जैसे कि मतलब हो गया एंजॉयमेंट जो होता है लाइफ में, ठीक है। अगर पैसा ज्यादा आता है लोगों के पास तो जरूर एंजॉय करना भी चाहिए, ठीक है, पैसा रख के क्या ही करोगे, लेकिन हाँ वही चीज है कि उनका डिमांड फिर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा सर्विसेज हो गया ईटिंग आउट, कि भाई हाँ घर में नहीं खाना खाएंगे, आज तो बाहर चलते हैं, बाहर खाना खाएंगे, ठीक है। फिर टूरिज्म का, मतलब महीने महीने ही टूरिज्म पे जा रहे हैं घूमने के लिए, घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है। शॉपिंग का, डेली शॉपिंग कर रहे हैं, अनगिनत शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें
प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए भाई, हमको सरकारी अस्पताल नहीं चाहिए, सरकारी अस्पताल में हमको कोई बिलीफ नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए हमको पूरा एकदम एंजॉयमेंट के साथ, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल चाहिए, मतलब कोई सरकारी स्कूल भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली दिस आर द ऑल्सो लैक ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन हेल्थ सिस्टम, कि हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल्स हैं उनका जो डेवलपमेंट सही मायने में किया जाना चाहिए, ठीक है, जो होना चाहिए एज कम्पेरेबल टू अदर कंट्रीज, वो 0.01% भी ढंग से नहीं किया गया है, ठीक है। बहुत सारे जगह सरकारी कॉलेज या सरकारी स्कूल ठीक ठाक हैं देश में, लेकिन 98% कहीं भी ठीक नहीं है, ठीक है। नथिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट स्कूल, सो दे आर प्रिफरिंग फॉर प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बिकॉज द फैसिलिटीज देयर वेयर आर वेरी अलॉट, ठीक है। तो पीपल्स आर ऑल्सो लाइक दैट, व्हाई दे आर नॉट यूजिंग फॉर their income in a good manner, so they are prefer private hospital or private schools. And our fourth point is that कि fourth point तुम्हारा हो गया, over the past decade or so certain new services such as those based on information and communication technology have been important and essential. कहना ये चाह रहा चौथा पॉइंट से तुम्हारा कि पास्ट डिकेड में कुछ दशकों से देखा गया है कि जो सर्टेन न्यू सर्विसेज, तुमको जो नया नया सुविधाएं जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, अब तो चुटकी बजा के इन्फॉर्मेशन तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है, पहले तो कितना प्रॉब्लम होता था। संचार का टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन का जो तुम्हारा टेक्नोलॉजी था, ठीक है, जो कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी था भाई, फोन पे हम लोग बात करते थे, मतलब टेलीफोन हुआ करता था घर पे, ठीक है, या बूथ पे जाके बात किया करते थे। तो अब क्या हो गया, अब तो तुम चुटकी बजाते हो भाई, जिसको मैंने उसको कॉल कर लिया, यहाँ तक कि फेस टू फेस देख लिया वीडियो कॉल पे। तो दैट टेक्नोलॉजी इज रेपिडली इनहांसेस डे बाय डे। तो दिस सर्विसेज, जो ये सारे सर्विसेज हैं, इन दशक में देखा गया है कि जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो मतलब हिस्सा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है इन द मेजर सेगमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, एवरीवेयर, मतलब एक इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट बन गया है एक कोई भी डेवलपिंग कंट्री का। अगर वहां पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सही नहीं है, तो वो देश तुमको डेवलपिंग से डेवलप्ड क्या जाएगा, और हो सकता है डेवलपिंग से भी हट जाए, ठीक है। सो दीज आर द मेन थिंग्स बिकॉज दिस ऑल आर इन द टर्सरी सेक्टर। तो कैसे टर्सरी सेक्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और कैसे तुम्हारा टर्सरी सेक्टर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में बदला, तो इन सारे का ये 4 पॉइंट था दोस्तों आंसर, ठीक है। इनसे रिलेटेड तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस 4 पॉइंट को लिखना है, ठीक है, कि अगर टर्सरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, या फिर टर्सरी सेक्टर को प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में क्यों देखा जाता है, और टर्सरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा जल्दी से रैपिडली ग्रो क्यों किया है। तो ये सारा चीजें तुमको ये सारा पॉइंट लिखना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू आर नाउ स्टडिंग इकोनॉमिक्स, सो यू हैव टू रिलेट योर सोसाइटी while answering of any question. So I request you to please prefer to connect anything which you know recently about that, so it will enhance your marks rapidly, ठीक है। तो ये तुम्हारे मार्क्स को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर तुम कनेक्ट करके लिखते हो एग्जाम्पल्स को, तो ऑटोमेटिकली है कि एग्जाम्पल्स देख के कॉपी चेकर खुश होता है, तो तुम अच्छा मार्क्स गेन करके आओगे, ठीक है। अब हमारा देखो दोस्तों फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ए रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया is that while there has been a change in the share of the three sector in GDP, a similar shift has not taken place in employment. देखो एक रिमार्केबल फैक्ट है हमारे देश के बारे में, इंडिया के बारे में, कि ये जो तुम्हारा सेटअप ऑफ जो तीनों सेक्टर का जो तुम्हारा सेटअप है, ये जो तुम्हारा जीडीपी में ग्रोथ ला रहा है, तो सिमिलर शिफ्ट जो तुम्हारा होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, जैसे कि मान सकते हैं कि मान लो तीनों सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तीनों सेक्टर में ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी को भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो तुम्हारा ये एम्प्लॉयमेंट का जो चक्कर है कि भाई हाँ सबको रोजगार चाहिए, ये हर तरीके से फुलफिल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इस वजह से ना मतलब ये डेवलप नहीं हो पाया कि हाँ सबको हम रोजगार देने में कामयाब हो गए। तो ये चीज अभी तक चैलेंजेस रहा है कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज के गवर्नमेंट से रिलेटेड, कि उन्होंने अभी तक फुल्ली अच्छे तरीके से जिस तरीके से इन तीनों सेक्टर्स पे अपना दबदबा कायम किया है, हर वर्क को अच्छे तरीके से करके, तो एम्प्लॉयमेंट में इन लोगों ने अभी तक वैसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये रिमार्केबल फैक्ट है हमारे देश के बारे में। फिफ्थ नंबर पॉइंट कह रहा है कि देखो एक मेन रीजन ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाने का एक रीजन और भी है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो जनसंख्या है देश की, वो एक्सट्रीमली क्रॉस करते जा रही है डे बाय डे, इतना मतलब बढ़ता जा रहा है जनसंख्या। इफ यू कांट लिमिट योर पॉपुलेशन, इफ द पब्लिक कांट अंडरस्टैंड अबाउट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ हर चाइल्ड, ठीक है, तो ऐसा तो सामना करना ही पड़ेगा ना। अगर एक घर में अगर एक पेरेंट से 5 to 6 7 चिल्ड्रेन है और उनको, ठीक है, और उनको खाना पीना और अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पैसा नहीं है, सो दे विल सफर। तो इस वजह से एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट कि भाई हाँ हमें कितना बच्चे रखना चाहिए, कितने बच्चे नहीं रखना चाहिए। सो दीज आर द मेजर फैक्टर रिगार्डिंग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पॉपुलेशन इज अ मेजर फैक्टर, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट को अगर इस तेज गति से शिफ्ट करना है, ठीक है, इसी रफ्तार से जिस रफ्तार से तुम्हारे तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ हुआ है, तो तुम्हें
इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन किस तरह से हमारा डाउन हो रहा है, ठीक है, जनसंख्या का जो बढ़ रहा है रेट वो किस तरीके से हम लोग कम कर सके, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। कहना ये चाहता है कि फिर भी अभी तक देखा गया है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। देखो मानते हैं कि टर्सरी सेक्टर तुम्हारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स के रूप में बहुत ही बड़े पैमाने पर उभरा है, ठीक है, 2011 से 12 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर है तुम्हारा ये जो है एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में अभी भी, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मामले में अभी भी ये आगे है, ठीक है। तो इतना जो कहेंगे ना कि भाई हाँ तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें है, तो तुमको वहां पे टिक मारना पड़ेगा भाई प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर तुमको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चांसेस देता है एज कंपेरेबल टू अदर सेक्टर लाइक सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। समझने कुछ करना कि क्या कहना चाहता है कि हाफ ऑफ द, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स, जब हम लोग वर्कर्स की ओर जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग जानना चाहते हैं कि कितने वर्कर्स काम करते हैं देश में, ठीक है, तो मोर देन आधे से ज्यादा मतलब अराउंड 50 to 60% वर्कर्स, ठीक है, नॉट लेस देन तुम्हारा 50%, ग्रेटर देन 50% पॉपुलेशंस आर वर्किंग इन द कंट्री और इन द प्राइमरी सेक्टर। देखो हमारे देश में ही रह के वो प्राइमरी सेक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है, जो कि मेनली उनका रहता है एग्रीकल्चर और प्रोड्यूसिंग ओनली एक क्वार्टर ऑफ जीडीपी, और सिर्फ एक क्वार्टर जीडीपी का तुम्हारा वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट यही कह रहा था, तो कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं तो याद रखना है एक क्वार्टर, ठीक है, एक क्वार्टर प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों तुम्हारा 6 नंबर पॉइंट हो गया। 7th नंबर पॉइंट हो गया, कह रहा है कि द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। समझने की कोशिश करना भाई कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है वो क्या कर रहा है, देखो प्रोड्यूस कर रहा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा था क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 3/4 प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो इंप्लॉयमेंट का रेट है वहां पे लेस है, लेस देन हाफ ऑफ द पीपुल, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो 100% वर्कर में पूछा जाएगा कि कितना परसेंट तुम्हारा टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में कार्य करते हैं, तो लेस देन 50%, मतलब लेस देन 50%। समझ में आ गया ना भाई। और जब तुमको पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर में कितना काम करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं ग्रेटर देन 50%, एकदम याद रखना है, ठीक है। और उसमें तुम्हारा क्वार्टर ऑफ जीडीपी तुम्हारा जनरेट हो पाता है, प्रोड्यूस हो पाता है, लेकिन यहाँ पे 3/4 प्रोड्यूस हो पाता है, ठीक है, सेकेंडरी और थर्ड टर्सरी सेक्टर में। तो दिस आर द कंपैरिजन बिटवीन द सेक्टर्स। तो यू कैन आल्सो राइट इन द डिफरेंशिएशन, अगर तुमको पूछता है कि भाई डिफरेंशिएट करो दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएशन लिखो कि सेकेंडरी टर्सरी और प्राइमरी में क्या अंतर है, तो तुमको वहां पे लिखना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब कह रहा है 8 नंबर पॉइंट में, इट मींस दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। कहना यह चाहता है कि इसका मतलब यही है कि एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब इन्वॉल्व हैं, सो इवन इफ यू मूव ए फ्यू पीपुल आउट, तो इसी वजह से जो इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा ज्यादा है एग्रीकल्चर में, अगर तुम कुछ भी उनमें से मान के चलो कि 50% से ज्यादा लोग उस वहां पर वर्क कर रहे हैं, और तुम अगर 20 से 25% वर्कर्स को वहां से मूव आउट कर लो, क्या करो, मूव आउट कर लो उनसे, तो प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। समझने की कोशिश करना भाई, क्योंकि वो क्वार्टर ऑफ द जीडीपी तुमको जनरेट कर पाता है, तो इसलिए उतना ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन पे। जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ज्यादा लोग वहां काम कर रहे हैं, मतलब मोर देन 50% है, तो मोर देन 50% रहने की वजह से, समझने की कोशिश करना भाई, क्या कहना चाहता है, कहना यह चाहता है कि ग्रेटर देन 50% होने की वजह से वहां पे अगर तुम 20 से 25%, मान के चलो 20% कुछ वर्कर्स को तुम वहां से मूव आउट कर ली, कन्विंस कर लिए, भाई क्यों जा रहे हो एग्रीकल्चर में, आ जाओ मेरे साथ ही, हम लोग यहाँ कार्य करते हैं, आराम से पैसा तुमको अच्छा खासा देंगे, ठीक है, तो उससे कुछ फर्क वगैरह पड़ने वाला नहीं है प्रोडक्शन में, क्योंकि वो जो 30-35% भी जो लोग बचे एग्रीकल्चर में वो इनफ है, दे आर इनफ टू जनरेट और प्रोड्यूस अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, ठीक है। समझ में आया ना। इन अदर वर्ड्स तुम कह सकते हो वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, तो इसलिए तुमको यहाँ पे एक दूसरे शब्द में तुम इसको ये लिख सकते हो कि वर्कर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। देखो भाई अब बात आ रहा है तुमको डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो तुम्हारा टर्म है, इसका डिफिनेशन तुमको पूछ देगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, या इससे रिलेटेड तुमको कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्या कह रहा है, देखो, द अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन who does not have a job and is clearly visible to unemployed, hence it is called disguised employment। समझना कुछ करना, जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, और उसके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, और क्लियरली वो विजिबल है कि भाई हाँ कहीं से भी कोई इसको रोजगार नहीं है, एकदम पूरा बेरोजगार है,
तो उसको कहा जाएगा तुमको डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ से तुमको यहाँ तक पूरा लिख देना है, समझ में आ गया ना। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का अगर तुमको पूछेगा डिफिनेशन तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम लिख देना है। 10 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। देखो हम लोग देखते हैं हालांकि दूसरे लोगों को और सर्विस सेक्टर में कि बहुत सारे स्ट्रीट पे, ठीक है, स्ट्रीट मतलब तुम्हारा हो गया गली मोहल्ला, ठीक है, तो स्ट्रीट पे देखते हैं कि वो पुश करते हैं अपने कार्ट को, ठेला को चलाते हैं, ठेला को लगाते हैं, ठीक है, ठेल के लाते हैं ठेला को, ठीक है, टाइम होता है शाम का टाइम होता है तो, और उनमें कुछ कुछ चीज बेचते हैं। तो आजकल तो पता ही चला होगा तुमको, फूड ब्लॉगिंग का बहुत सारा भूत सवार हुआ है लोगों को। फूड ब्लॉगिंग करते हैं तो जाकर के उन लोगों का स्ट्रीट फूड जो भी है अगर कहीं का अच्छा रहता है तो पूरा दिखा देते हैं, फेमस करवा दे रहे हैं। तो अंट संट, ठीक है, मतलब अनवैल्यूएबल चीज भी पूरा स्ट्रीट पे फेमस हो रखा है अभी के जमाने में। तो दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट रोल, मतलब उतना भी ज्यादा कुछ रोल को निभा नहीं रहा है भाई। हाँ, लिमिट इज एवरीथिंग इज गुड इन लिमिट, ठीक है, ओवर लिमिट इट इज लाइक बेस्ट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इतना ज्यादा भी, लेकिन हाँ चलो थैंक यू है कि उन फूड ब्लॉगर का कि जो उन स्ट्रीट वालों का चलो कुछ तो हेल्प किए जो कि फेमस हुए, तो उनके जेब में कुछ पैसा आ पा रहा है, ठीक है। तो वी सी अदर पीपुल ऑफ सर्विसेज, हम लोग देखते हैं, मतलब वही बात है, कुछ ठेला लगाते हैं और ठेला मतलब लगा करके वो सारा चीज देते हैं, वेयर दे मे स्पेंड होल डे। तो वही चीज कह रहा है कि पहले के जमाने में हम लोग अभी तो भाई लगभग हर कोई जो ठेला खोल रहा है वो तो कमा ही ले रहा है, ठीक है। मतलब अगर वहां का पॉपुलेशन, उस एरिया का पॉपुलेशन ही कम है तब तो क्या ही कमाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस एरिया का पॉपुलेशन अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, ठीक है, 3-4 हजार भी है उस एरिया में लोग रह रहे हैं, अगर 2-3 ठेला भी लग रहा है तो अच्छा खासा वो कमा लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट एज ए कंपेरेबल टू प्रीवियस अर्लियर टाइम, वो लोग अगर ठेला लगाते थे तो पूरा दिन उनका व्यतीत हो जाता था, पूरा दिन उनका बीत जाता था, लेकिन वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में मनी अर्न कर पाते थे, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में पैसा कमा पाते थे। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। देखो भाई ये बात तो सच है कि वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं, ठेला पे जाकर के कार्ट को लगाते हैं, फिर उसके बाद जाके कार्ट पे अपने सामान को बेचते हैं, लोग खाते हैं, और बहुत सारा रीजन रहता है उनके पीछे, क्योंकि कोई कार्य करने के लिए उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं, मौका दिया जाता है लोगों को, ठीक है, कि भाई हाँ तुम कुछ जीवन में अच्छा करो, तो वो सारा मौका उन लोगों को नहीं मिला हुआ रहता है। तो इसलिए वो लोग स्ट्रीट पे आकर के इस तरीके से अपना बिजनेस को, अपना सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में वो लोग अर्न कर पाते हैं, बट एज कंपेरेबल टू नाउ एडेज एवरीवन वेयर अर्न्स इफ दे हैव एन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी है तो भाई तुमको कहीं भी तुम ठेला पे लगा दो, चाहे तुम रेस्टोरेंट खोल लो, लोग जरूर आते हैं, ठीक है। अब कह रहा है तुमको हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कहना आप चाहता है तुम्हारा टॉपिक कि एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को कैसे बनाएं, ठीक है। ये चीज तो भाई तुम सरकार से जाके पूछो, भाई रोजगार तुम कैसे दोगे, रोजगार तुम कैसे बनाओगे, ये मतलब क्वेश्चंस तुम पूछ सकते हो, ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आईएएस ऑफिसर्स वगैरह का जो मीटिंग होता है सीएम वगैरह के साथ, या एमपी एमएलए वगैरह का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो लोग डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा जो क्षेत्र है, तुम्हारा जो स्टेट है, राज्य से जो तुम आए हो, वहां के एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट के रेट को, रोजगार के रेट को कैसे बढ़ाया जाए। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं रोजगार को, ठीक है, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं रोजगार को, कैसे वैकेंसीज ला सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीजें हैं। एक चीज ऐसा सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयमेंट लेने से ही काम नहीं चलेगा, यू हैव टू परफॉर्म इक्वल पार्टिसिपेट इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, क्योंकि इफ यू ओनली डिपेंड ऑन द पब्लिक सेक्टर means government services or government employment, then it is not sufficient for everyone, because to provide a job in a public sector is not sufficient, ठीक है, because there is a limitation of seats in every vacancies, there is no too much amount of seats are there, so everyone have to try their best in every sector। जिस सेक्टर में भाई मन लगता है चले जाओ, क्या सरकारी चीज के पीछे तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, पैसा कमाने से मतलब है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ से मतलब है, बस गुड पाथ पे, अच्छे पाथ पे तुमको कदम रख के उस पैसे को कमाना है, गलत रास्ते पे चल के तुमको पैसे को नहीं कमाना है, ठीक है, कभी भी गलत रास्ते पे जाकर के पैसे को नहीं कमाना है, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होता है, चाहे तुम प्राइवेट सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करो, चाहे तुम पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब में तुम सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पहला कह रहा है अवे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है क्या कि देखो इस प्रॉब्लम को, जो बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का जो प्रॉब्लम है, ये जो गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस रहता है कि भाई हम बेरोजगारी को कैसे दूर करें और रोजगार को कैसे प्रोवाइड करें, तो ये जो तुम्हारा टैकल है, ये जो तुम्हारा, इसको कैसे टैकल किया जा सके, ठीक है,
तो इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को तुम आइडेंटिफाई करने के लिए, जब आइडेंटिफाई कर लोगे तो इसका सोल्यूशंस निकलता है। एक मेनली और मेजर सोल्यूशंस है कि तुम प्रमोट करो और लोकेट करो इंडस्ट्रीज को। मतलब इंडस्ट्रीज के सेटअप पे तुम बहुत ज्यादा मतलब बढ़ावा दे सकते हो कि अगर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज का जब मतलब सेटअप होगा तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद उस इंडस्ट्रीज की और मतलब आकर्षक होकर के वहां पे एम्प्लॉयमेंट का जो मतलब तुम्हारा रेट रहता है, रेशियो रहता है, वो ग्रोथ में आएगा। तो फिर बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्रीज में जाकर के एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द मेजर रीजन। तो इसके लिए ये होता है ना कि बहुत सारा पेड़ काटते चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, हम लोग अगर रोजगार प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो पेड़ भी उस लिमिटेशन में काटना है कि जिससे कि हमारा जो देश है वो डेवलप करने के लिए डेवलपिंग फेज से तो हम लोग जा ही रहे थे। ऐसा ना कर दें कि भाई डेवलपिंग से भी गिर जाए, गिरा हुआ स्थिति हो जाए पेड़ पौधों को काट करके। तो इफ यू कट द ट्रीज देन यू हैव आल्सो प्लांट द ट्रीज। ठीक है, मतलब ट्राई टू प्लांट मोर देन वन ट्रीज एवरी वीक। ठीक है, एक सप्ते में एक पौधे जरूर लगाएं। ठीक है, यहाँ पे अभी एक अभियान चला है कि अपनी माँ के नाम पे एक पौधे जरूर लगाएं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, जितना भी पेड़ कटा है, अगर इफ 500 trees were cutting down for the setup of new industries, then the industries owner को हमेशा होना चाहिए कि भाई अगर 500 पेड़ को मैंने काटा है तो 1000 पेड़ मैं जरूर लगाऊं। ठीक है, इट इज इजी टास्क फॉर देम, सो दे हैव टू डू, वो करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा कह रहा है दोस्तों कि एक स्टडी कंडक्टेड कराना चाहिए, एक मतलब एक स्टडी कंडक्टेड करना चाहिए बाय प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स। जो कमीशन प्लान करता है हर चीज को कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे मतलब बढ़ावा देना है, कैसे क्रिएट करना है, तो एक स्टडी कंडक्ट करना चाहिए प्लानिंग कमीशन के द्वारा, वो भी एस्टिमेट करने के लिए दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में जब शिक्षा की बात आती है तो उस क्षेत्र में कम से कम एटलीस्ट 20 लाख जॉब जरूर वो क्रिएट कर सके। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एटलीस्ट 20 लाख जॉब इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मतलब क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरी आबादी को, पूरी देश की आबादी को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो उस एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए भाई एम्प्लॉयमेंट अगर तुम निकालोगे तो एम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए तुमको सेटअप करना पड़ेगा बहुत सारा कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट वगैरह या फिर स्कूल्स वगैरह। तो तुम सेटअप करो, सरकार को करना चाहिए। ठीक है, एकदम कर ही रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एज कम्पेरेबल टू प्रीवियस ईयर से देखो, पिछले 20 साल के को उठाओ और इस समय के 10 साल को लो। ठीक है, अभी से पिछले 10 साल को लो और उस 10 साल के पिछले 20 साल को लो, तो एज कंपेयर तुम करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या ग्रोथ हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, तो रैपिड फेज में है हमारा देश डेवलपमेंट के एरा में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? डेवलपमेंट के फेज में हमारा देश रैपिड रेट में है। ठीक है, देखो अब हमारा थर्ड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी स्टेट और रीजन हैज द पोटेंशियल फॉर इन द इंक्रीजिंग द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन दैट एरिया। तो बस सही बात है, हर एक राज्य को मतलब कैपेसिटी है कि वो कैसे इंक्रीज कर सकता है अपने स्टेट के, अपने देश की इनकम को, अपने जीडीपी को और एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को भी। ठीक है, उस क्षेत्र में तो उनको करना चाहिए ये चीज इंक्रीज। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि द सेम स्टडी बाय प्लानिंग कमीशन says that if tourism as a sector is improved every year we can give additional employment to more than 5 lakh people। और एक स्टडी कहती है कि अगर प्लानिंग कमीशन अगर चाहे टूरिज्म को एज ए सेक्टर इंप्रूव्ड मतलब किया जाए, क्योंकि एक टूरिज्म बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो टूरिज्म सेक्टर तुम्हारा क्या है कि एवरी ईयर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है 5 लाख के अराउंड। ठीक है, 5 लाख वैकेंसीज मतलब 5 लाख टूरिज्म सेक्टर में तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है अगर प्लानिंग कमीशन प्लान करके अगर इसका उपाय लगाया तो। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक ए लॉन्ग टू इम्प्लीमेंट। देखो हम लोग ये चीज जानते हैं और रियलाइजेशन है हम लोग को ऑलरेडी कि जो भी सजेशन और डिस्कशन अभी हम लोगों ने ऊपर किया कि इतना इतना चीज प्लानिंग कमीशन को प्लान करना चाहिए, इन सारे चीज को इम्प्लीमेंट होने में, ठीक है, इसको एक तरीके से संचाल, ये सारे चीज को मतलब करने के लिए, ये सारी चीज को एकदम इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, टाइम लग जाता है, लॉन्ग टाइम लगता है, समय का मतलब यहाँ पे पता नहीं चलता, दिन पर दिन समय बीत जाता है, लेकिन कार्य तुम्हारा यही चीज लिखा था कि कार्य प्रगति में है पर कार्य अभी तक पूर्ण रूपेण हुआ नहीं है। ठीक है, कार्य प्रगति में है पर कार्य तुम्हारा पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है। तो दिस टेक्स अ लॉट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, जो भी डिस्कशन हम लोगों ने ऊपर किया कि ये सारे प्लानिंग कमीशन को करना चाहिए, तो इन सारे चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। तो एकदम याद रखना भाई कि इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए जो हमारा केंद्र सरकार है भारत का, वो क्या किया, एक लॉ बनाया, कानून बनाया। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क, सबको अधिकार होना चाहिए कार्य करने का। ठीक है, राइट टू वर्क करने का, इम्प्लीमेंट करने के लिए
एकदम एक लॉ को इम्प्लीमेंट किया जो कि राइट टू वर्क है, सबको अधिकार है कार्य करने का, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को अधिकार है। ठीक है, तो दिस ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि देखो अब तुम पूछो कि भैया कैसे ये चीज हेल्प कर रहा है। ठीक है, ऊपर का सारा चीज पता चल गया कि ऐसे करेंगे तो क्रिएट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेगा। देखो भाई, हमारे सोसाइटी में ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे वुमेन को एकदम मतलब केयरलेस रूप से देखा जाता है, एकदम कुछ समझा ही नहीं जाता है। ठीक है, और राइट टू वर्क दे देने से फायदा ये है कि वुमेन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ऊपर से वुमेन भी अब एम्प्लॉयमेंट की आगे बढ़ सकती है, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकती है जैसे कर रही है। ठीक है, तो दीज आर द बेस्ट मेथड, बेस्ट लॉ विच इज इम्प्लीमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट टू वर्क। मनरेगा 2005 के बारे में देखते हैं। मनरेगा भी एक सिस्टम आया था जिसमें कि तुमको गारंटी दिया था। मनरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, याद रखना भाई, ये 2005 का एक्ट है मनरेगा। ठीक है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो MNREGA, मनरेगा। नहीं लिखना है मनरेगा ऐसे तो MG, महात्मा गांधी का पूरा लिख देना, महात्मा जी गांधी, महात्मा गांधी 2005। पहले दोस्तों ये नरेगा था। ठीक है, पहले ये नरेगा था, बाद में इसका चेंज कर दिया गया, रिप्लेस करके महात्मा गांधी कर दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब क्या, इस एक्ट से गारंटी था कि भाई तुमको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कैसे था गारंटी भाई? कि अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। समझने की कोशिश करना भाई, कहना ये चाह रहा है कि इस एक्ट में गारंटी था सरकार के द्वारा कि भाई जो लोगों को आवश्यकता है कार्य करने का, जो लोग कार्य कर सकते हैं, जो लोग मतलब एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं रोजगार, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। मतलब गारंटेड 100 दिन का दिया जाएगा। 365 दिन, 366 दिन तुम्हारा होता है, 365 366 डेज होते हैं। तो ये जो तुम्हारा 365 दिन में 100 दिन का जो गारंटेड वर्क है, ये सरकार के द्वारा उस एक्ट में था। मतलब तुम्हारा 3 महीने से 10 दिन ज्यादा। ठीक है, तो 3 महीने से 10 दिन ज्यादा अगर तुमको फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है कि कार्य करने का, और उस कार्य में तुम जितना कमा लिए उसमें तुमको कुछ पैसा आ गया, तो भाई तुम अच्छा से गुजर बसर कर सकते हो। ठीक है, अगर अच्छा खासा तुमको वर्क मिल गया तो ये जो तुम्हारा सरकार का गारंटी था उस समय कि कम से कम 100 दिन का हम लोग वर्क तुम लोगों को गारंटेड प्रोवाइड कराएंगे हर साल। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट फेल्स, और ये भी इन्होंने लिखा था कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, मतलब ये चीज कर नहीं पाती है, 100 दिन का रोजगार हर उस जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है, तो इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सरकार की ड्यूटी है कि उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। और दूसरी चीज, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपुल। ये अलाउंस मतलब समझते हो क्या होता है भाई? मतलब होता है कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन तुम मान के चल सकते हो कि भाई हम तुमको गारंटेड एक्ट बनाए थे लेकिन उसमें हम फेल हो गए, हम सबको 100 दिन का जो भी जरूरतमंद लोग था उसको रोजगार नहीं दे पाए, तो चलो मेरा गारंटी है कि हम तुम्हारा रोजगार देंगे, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर तुम बेरोजगार तब भी हो तो हम तुमको कुछ कंपनसेशन अपने तरीके से, तो कुछ पैसे से मदद कर देंगे, सरकार कुछ पैसे से मदद कर देगी, जो भी वो मदद किया जा रहा है। तो ये सारा चीज मनरेगा में। ठीक है, तो दोस्तों ये 9th क्लास में तुम लोगों को पढ़ के आना था। जो बच्चे अच्छे से 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर था ये, बहुत मजा भी आया होगा 9th में अगर पढ़े होगे तो इकोनॉमिक्स में, तो एकदम रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर्स का डिवीजन कैसे हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, इन दोनों का मतलब क्या है? तो द ऑर्गेनाइज सेक्टर तुम्हारा कवर्स करता है दोज इंटरप्राइजेस और प्लेस ऑफ वर्क where the terms of employment are regular and therefore people have assured work। मतलब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे तुम्हारा वर्क क्या है? एस्योर्ड है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क इज एस्योर्ड, और जो यहाँ पे प्लेस है, प्लेस ऑफ वर्क where the term of employment are regular, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। ठीक है, और वर्क तुम्हारा क्या है? एस्योर्ड है। ठीक है, वर्क एस्योर्ड है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, तो इसको कहेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे तुम्हारा किसी भी व्यक्ति का जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, रेगुलर बेसिस पे है, और उसका वर्क जो है, जो कार्य कर रहा है वो एस्योर्ड है, गारंटी ले रहा है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर। देखो, इसको ऑर्गेनाइज से कहते हैं क्योंकि इसका जो है कुछ प्रोसेस और प्रोसीड्यूर्स जो है, प्रोसेस और प्रोसीड्यूर्स जो मतलब रहता है क्रियाकलाप, जो भी तुम प्रोसेस से गुजरते हो, ये सारा जो है फॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है तुमको? थर्ड पॉइंट है तुम्हारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स व्हिच आर लार्जली आउटसाइड एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट।
समझने की कोशिश करना है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कैरेक्टराइज किया जाता है स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स में, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में और स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स में, जो कि लार्जली आउटसाइड मतलब कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहता है, लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जॉब्स हियर आर लो पेड, सीधी सी बात है, यहाँ पे तुम्हारा जो पैसा दिया जाएगा, जो वेजेस तुमको तनख्वाह दिया जाएगा, ठीक है, वो जो तुम नौकरी कर रहे हो उसका जो तुम्हारा तनख्वाह है वो एकदम लो रहेगा, ज्यादा नहीं देता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एंड ऑफन नॉट रेगुलर, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे नॉट रेगुलर है, ठीक है। वेजेस क्या है, वेजेस लो है, ठीक है, वेजेस लो है, ठीक है, या फिर तुम लो पेड भी लिख सकते हो, लो पेड वर्क, ठीक है, नॉट रेगुलर वेजेस लो, लो पेड वर्क लिख सकते हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, देखो ऊपर था सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम्हारा क्या था, यहाँ पे लिख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट रेगुलर भी है और सिक्योर भी है, अपोजिट हो जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम्हारा सिक्योर था, अनऑर्गेनाइज में तुम्हारा अनसिक्योर हो जाएगा, मतलब नॉट सिक्योर हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा नॉट सिक्योर है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कैसे तुमको डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में तुमको आता है लिखने के लिए कि डिफरेंस लिखिए, तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, बीच में लाइन खींच देना अच्छे से, लेफ्ट हैंड साइड में तुमको ऑर्गेनाइज, राइट हैंड साइड में तुमको फिर अनऑर्गेनाइज लिख देना है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट कह रहा है दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ऑन डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क। और ये सब सेक्टर है तुम्हारा ना, मतलब बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, जिसमें कि कुछ कुछ लोग तो मतलब एम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड रहने के बाद भी अपना छोटा मोटा जॉब्स करते हैं, जो कि जैसे कि मतलब दिन भर काम कर लिए, रात में टाइम बच रहा है तो भाई रात में जाकर के अब हम ठेला पे ठेला लगा लिए स्ट्रीट में, अब वो और तो मतलब बेच रहे हैं कुछ भी, उससे भी इनकम आ रहा है, तो ये सारा तुम्हारा हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और डूइंग रिपेयर वर्क, देखो भाई सही बात है, किसी दिन तुम्हारा ठेला चलेगा, किसी दिन तुम्हारा ठेला नहीं चलेगा, तो वही बात रहता है, ठीक है। तो वही चीज है, कोई रिपेयर का वर्क कर रहा है, कोई स्ट्रीट पे अपना कारोबार मतलब लगा रहा है, तो दीज आर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब आता है दोस्तों अब तुम्हारा टॉपिक कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम्हारा तो सिक्योर था सब चीज, तो वहां पे प्रोटेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन हम लोग वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से तुमको लिखना स्टार्ट हो जाएगा भाई, आंसर था इसका, ठीक है। आंसर तुमको पहला पॉइंट है द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर मोस्ट साउट ऑफ आफ्टर, ठीक है, सही बता भाई तुमको कहे। और इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और बहुत ईजी रहता है ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेस को फाइंड आउट करना, ठीक है। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. अब ये कह रहा है कि 1990 के टाइम हम लोग देखते थे कि ये भी कॉमन था कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो अपने अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स को छोड़ रहे थे, ठीक है, 1990 के टाइम। In the rural areas, the organized sector typically comprises of landless agriculture laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans. देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम्हारा जो भी आते हैं मेनली कौन कौन से लोग आते हैं, कंप्राइजेस आता है, तो रूरल एरिया में मतलब जो तुम्हारा ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे तुम्हारा लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स आता है, जिसको कि घर वगैरह नहीं है भाई, ठीक है, वो सारे लेबर्स रहते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, शेयर क्रॉपर्स रहता है और कुछ कुछ आर्टिसियन रहता है। नियरली फिफ्थ नंबर पॉइंट कह रहा है बाबू कि नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी। 80% जो ग्रामीण हाउस होल्ड्स हैं भारत में वो सारे स्मॉल्स एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आता है, ठीक है। इन द अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट etc. and those who work as street vendors, head load workers, garment makers, rag pickers etc. अब देखो वो तो तुम्हारा देखो जब तुमको आएगा क्वेश्चंस हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो तुमको रूरल एरियाज के बारे में भी लिखना था, जो कि फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है रूरल एरियाज के बारे में, और यहाँ पे तुमको रूरल एरियाज के बारे में फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, फिफ्थ नंबर पॉइंट में भी तुमको रूरल के बारे में है, ठीक है। और तुम्हारा जो ये सिक्स नंबर पॉइंट है ये तुम्हारा अर्बन के बारे में है, ठीक है। सिक्स नंबर पॉइंट में ये कह रहा है कि जो अर्बन एरिया शहरी इलाका है वहां पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो उसमें मेनली आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एकदम कुछ कुछ तुमको ये सारे एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसमें भी याद रखना कि शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसियन, मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ये सब सारे थे रूरल एरियाज के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये सारे थे, ठीक है। और
तुम्हारा नियरली वहां पे 80% जो रूरल हाउस होल्ड था इंडिया में वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी से बिलोंग करता था। और 6 नंबर पॉइंट तुम्हारा कह रहा है अर्बन एरियाज के बारे में, जिसमें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनी सारे आते हैं जो कि मेनली वहां पे वर्कर काम करते हैं, जिसमें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, और फिर तुम्हारा कैजुअल्स वर्कर्स हो गए जो कि कंस्ट्रक्शन और ट्रेड में भी कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी, और ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, दोज हु वर्क एज स्ट्रीट, और कुछ कुछ हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में भी काम करते हैं, उनके ऊपर हेड लोड वर्कर्स का मतलब रहता है। ठीक है, गारमेंट मेकर्स भी, ये सारे जो है अर्बन एरियाज के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। रैग पिकर भी तुम्हारा जो हो गया अर्बन एरियाज के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हमारा दोस्तों चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि देखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एकदम सीबीएसई का ये क्वेश्चन है भाई, सीबीएसई का क्वेश्चन आउट है, सीबीएसई का क्वेश्चन रहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे तुम सेक्टर्स को डिवाइड करो भाई। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो होता है तुम्हारा ये ऑनरशिप्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो तुम्हारा मैटर है ना भाई, ये जो है तुम्हारा मैटर, ये एकदम एग्जामिनेशन में आता ही आता है कि ऑनरशिप के बेसिस पे एकदम एक्सप्लेन कीजिए या फिर समझाइए, डिफरेंशिएट कीजिए दोनों को। ठीक है, तो किसको किसको डिफरेंशिएट करोगे, पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं आया तो लिखने के लिए आएगा कि एक्सप्लेन कीजिए सेक्टर्स को इन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कैसे करोगे। तो देखो क्या करना है तुमको, यहाँ पे पहला पॉइंट वाइज लिखना है। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि एवरी क्वेश्चन का, जितना भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो तुमको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और तो और सारे क्वेश्चंस का तुमको आंसर्स पॉइंट वाइज देना है। ठीक है, कोई मर्जी नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं, तुमको पॉइंट वाइज देना ही है आंसर। ठीक है, अब कह रहा है इन पब्लिक सेक्टर में द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। देखो पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा है कि मोस्टली जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी संपत्ति, एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे सरकारी संपत्ति तुम समझो, जितना भी तुमको मतलब दिख रहा है सरकारी संपत्ति वगैरह, ये सारा सरकार के द्वारा ऑन किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, और वो सारा जो तुम्हारा एसेट्स सुख संपत्ति है जो सरकार का है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है और सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज है तुम्हारा पब्लिक सेक्टर में, उन सारे सर्विसेज के द्वारा तुमको वो सारे एसेट्स का एंजॉयमेंट करने को मिलता है। अगर तुम रेलवे का बन गए, ठीक है, स्टेशन मास्टर, तो तुम उस स्टेशन के ऑनर रहोगे। तो बहुत सारा चीज है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में क्या है भाई, अब प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारा ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। कंपेयरिंग कर रहा है भाई, यहाँ पे देखो पब्लिक सेक्टर का कंपेयर था, यहाँ पे तुमको प्राइवेट का कंपेयर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में तुम्हारा प्राइवेट का कंपेयर है कि ऑनरशिप के बेसिस पे जो प्राइवेट सेक्टर है तुम्हारा, वो मेनली एसेट्स और जो डिलीवरी सर्विसेज है ये सारा हैंड रहता है तुम्हारा प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज के हाथों में रहता है। ये तुम्हारा कोई भी सरकारी संपत्ति नहीं है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज के सारा चीज हाथों में रहता है। ठीक है, जो भी संपत्ति है प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। समझने की कोशिश करना भाई, जो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर है वो उसका जो मोटिव है, मेन मोटिव क्या है कि प्रॉफिट्स को कमाना, जितना जितना लाभ हो सके। ठीक है, हानि को बर्दाश्त नहीं कर पाता है भाई प्राइवेट सेक्टर जल्दी। ठीक है, हानि को मतलब नहीं चाहता है कि मेरा हानि हो जाए, या हानि हो जाएगा तो हम कंट्रोल करके उभर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो डे बाय डे और प्रॉफिट होते चले जाए। ठीक है, मतलब डे बाय डे और ज्यादा ही हम प्रॉफिट में रहें, यही प्राइवेट सेक्टर चाहता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। अब कंपेयर किया तुमको प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर से, कि पब्लिक सेक्टर का लेकिन ऐसा कोई मतलब इरादा नहीं रहता है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। एज कंपेरेबल टू प्राइवेट सेक्टर में उसका मेन मोटिव क्या था, अर्न प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है, प्रॉफिट उनको नहीं कमाना है। गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। समझने की कोशिश करना, अगर तुम कोई भी सरकारी जॉब कर रहे हो, तुमको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो सारा चीज जो है सरकार टैक्सेस के द्वारा, और बहुत सारा चीज जो एक्सपेंसेस तुम्हारे पीछे खर्चा करना पड़ रहा है सरकार को, ठीक है, वो सारा चीज गवर्नमेंट खुद से मतलब लॉस भी सहते हुए पर करते जाती है, हर चीज प्रोवाइड करते हुए जाती है। ठीक है, उन सारे टैक्सेस से। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का टैक्सेस वगैरह होता है हर चीज पे। अब हमारा दोस्तों 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, 6 नंबर पॉइंट कह रहा है देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय सोसाइटी एज ए होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल कॉस्ट। समझने की कोशिश करना भाई कि यहाँ पे सेवरल थिंग्स है जो कि आवश्यकता है सोसाइटी का एज ए होल पूरे रूप से, बट लेकिन विच प्राइवेट सेक्टर जो है विल नॉट प्रोवाइड ए रीजनेबल कॉस्ट। देखो भाई, जो आवश्यकता है सोसाइटी में, ठीक है, कुछ चीजों का वो तो जरूरत है, लेकिन जो तुम्हारा कॉस्ट रहता है प्राइवेट सेक्टर में उन सारे चीज का, जो सर्विसेज सोसाइटी में सेवरल थिंग्स चाहिए होती हैं हर चीज, हर लोगों को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है,
वो एक रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, ठीक है, एज कम्पेरेबल टू जो पब्लिक सेक्टर तुमको रीजनेबल कॉस्ट पे हर चीज प्रोवाइड कर देगा, ये तुमको कोई रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं करता है। भाई अपना मन मर्जी है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है जाओ भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और खरीदेगा। तो यही चीज रहता है घमंड तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर वाले कंपनीज और अथॉरिटीज को, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटी इज नॉट इजी। देखो, जो कलेक्ट करना, मनी को कलेक्ट करना थाउजेंड और हजारों की संख्या के लोगों से और उसके फैसिलिटीज को फिर उसके बाद उपयोग करवाना, वो इजी कार्य नहीं है, ठीक है। इवन इफ दे प्रोवाइड दिस थिंग दे वुड चार्ज हाई रेट फॉर दियर। और पब्लिक सेक्टर में जैसे कि ये लोग हर चीज प्रोवाइड करते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी लोग प्रोवाइड करना चालू किए तो ये मतलब इतना ज्यादा रेट हो जाएगा कि भाई 5 लाख का तुमको पैकेज है सालाना, तो तुमको हाथ में बच रहा है मात्र 20,000 रुपये महीना, मतलब 2 लाख रुपए बच रहा है, 3 लाख रुपया तुमको भाई उसी सब चीज में रेंट हो गया, कंपनी काट लिया, कौन कौन सा टैक्स काट लिया, समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा, रेट को बढ़ा देगा, प्राइवेट सेक्टर में यही सब प्रॉब्लम है, ठीक है। नाइन्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेकन सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो इसी वजह से जो भी सरकारी में मतलब सरकारी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा हैवी स्पेंड करता है गवर्नमेंट, और इसमें इंश्योर करता है कि हर फैसिलिटीज प्रोवाइड होगा हर लोगों के लिए जो उनमें पब्लिक सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। तो ये सारा डिफरेंशिएशन था, डिफरेंस एकदम याद रहना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, एकदम एग्जामिनेशन में आने वाला है, भी आई है भाई, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे भाई एकदम आने वाला है एग्जामिनेशन में, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 10 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, देयर आर सम ऑफ द एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। देखो कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेसेस अनलेस गवर्नमेंट इंश्योर इट। और प्राइवेट सेक्टर देख लो भाई, प्राइवेट सेक्टर भी जो प्रोडक्शन करती है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ठीक है, वो मतलब अपने बिजनेस को चलाती है, जो प्राइवेट सेक्टर वो सरकार के मतलब अधीन ही कार्य करती है, ठीक है, सरकार के अंदर ही कार्य करती है। ऐसा नहीं कि सरकार के बाहर जाके कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सरकार को सरकार से इंश्योरिटी लेना पड़ता है हर एक प्राइवेट सेक्टर के हर एक सर्विसेज से रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर के हर सर्विसेज से रिलेटेड गवर्नमेंट से इंश्योरिटी प्राप्त करनी होती है, उसके बाद वे अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टू बियर पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है जितना भी खर्च हो रहा है, ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर में। There are a large number of activities which are the primary responsibility of a government। और लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है उसका, मतलब जिम्मेदारी है कि भाई सरकार का, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, क्योंकि भाई पब्लिक सेक्टर में तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक एक्टिविटीज हर एक सर्विसेज में, तो गवर्नमेंट इसलिए मस्ट में स्पेंड करना ही है, ठीक है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल इज वन एग्जाम्पल। देख लो भाई, सबसे बड़ा चीज तो लिख दिया, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि अगर तुम सरकारी नौकरी में हो, ठीक है, यहाँ तक कि ये भी कर देता है कि भाई जिंदगी भर की तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारा, तुम्हारी बीवी का, बाल बच्चा का 25 साल तक तुम्हारा सब क्या होगा, एजुकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस तो जिंदगी भर की फ्री, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट को इसलिए आवश्यकता रहती है कि अटेंशन पे करते रहना ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है ये सारा चीज, ठीक है। 15 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरिया। और ये जो तुम्हारा है स्पेंड कर रहा है हर एक सर्विसेज हर एक क्षेत्र में, तो सरकार को ये भी होना चाहिए कि भाई गरीबों का ध्यान रखते हुए, और जो इग्नोर्ड रीजन है, जिस क्षेत्र को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, जिस क्षेत्र को मतलब अनदेखा कर दिया जाता है, उस क्षेत्र को भी अनदेखा ना करते हुए उस क्षेत्र पे भी मतलब पैसा खर्च करना और उसको विकसित बनाना। दीज आर द मेन एंड बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। टर्म्स ऑफ ओनरशिप सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू, फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंड तुम्हारा सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर। तो इन दोनों में डिफरेंसेस करने आता है, या फिर तुमको क्वेश्चन आ जाएगा ओनरशिप से रिलेटेड कि भाई एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होता है ओनरशिप में, ठीक है, सेक्टर इन द टर्म ऑफ ओनरशिप समझाइए। तो ये पूरा पॉइंट लिखना है, 14 पॉइंट है दोस्तों, 15 पॉइंट है दोस्तों, इसको बढ़िया से लिख दोगे, 7 पॉइंट है, ठीक है। मार्क्स नहीं कटने वाला ही नहीं है, अगर फिर भी उतना नहीं लिखना है क्योंकि मैंने ज्यादा प्रोवाइड करके रखा है। जो इजी पॉइंट है जो तुमको याद हो पा रहा है एकदम याद कर लो। एकदम बेस्ट नोट्स में देने की कोशिश किया हूँ दोस्तों, एकदम इससे ज्यादा बेस्ट नोट्स तुमको कहीं भी यूट्यूब पे तुमको प्रोवाइडेड नहीं मिलेगा। इस चीज की तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है, ठीक है। बहुत ही मजे से बहुत ही इजी रूप से हर चीज को मैंने इस चैप्टर का दोस्तों क्लियर कर दिया। एकदम इजी चैप्टर था, एकदम जो कीवर्ड्स थे दोस्तों इस चैप्टर के
प्लीज प्रॉमिस करो मेरे से कि ये कीवर्ड्स को एकदम पूरा लिख करके याद कर लोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे कीवर्ड्स भी। और जितने टॉपिक्स को अभी हम लोगों ने कवर किया एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है, एनसीईआरटी को कवर करते हुए हम लोगों ने हर चीज को समझा, उनको भी एकदम एकदम याद रखना है। जो भी मैंने बोला बहुत ईजी। जो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू अभी एकदम पूरा देख के आ रहे होंगे, तो उनको मैं गारंटी दे रहा हूँ कहीं भी मार्क्स छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। 100% क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर जो मैंने नोट्स दिया इससे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर खत्म हुआ और आई होप तुम्हें बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है। और जाकर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करो इस चैप्टर को और हमारे वीडियोस को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलर कंटेंट ला पाऊँ। दोस्तों इधर से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अच्छा कंटेंट बनाने में दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर कंटेंट डालूं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे एग्जामिनेशन से पहले हर चीज तुम्हारे भैया के द्वारा हर चीज प्रोवाइडेड मिलेगा तुमको, ठीक है। तो कमेंट करो तुमको क्या चाहिए, किस चीज का रिक्वायरमेंट है, एकदम तुम्हारे साहिल भैया उसको लेके आएंगे, उस चैप्टर को लेके आएंगे। डिमांड करो अपना, जाके बच्चों को भी शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो एंड लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।